इतिहास भूलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते और इतिहास बनाने वाले कभी इतिहास नहीं भूलते। तो इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है ऐसा जो लोग सुनते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा गलत सोचा है। दूसरा चीज़ कि जब भी लोग बोलते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं उल्टा सोचता है। मुझे लगता है यार वो नहीं कर सकता इसका मतलब मैं नहीं कर सकता, वैसा थोड़ी है, मैं तो कर सकता है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द हिटमैन टॉक शो। आज हमारे पास हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही डायनामिक और मोटिवेशनल पर्सनालिटी है। ही इज़ द ट्रेंड सेटर अवार्ड विनर फ्रॉम द टाइम्स ग्रुप ऑफ 2020 एंड ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी guiding a number of students, number literally greater than 1,50,000 students, on also been aired on various news channels. He is a complete dynamic package and a motivational leader, you can say. We have on the show Mr. Rajendra Kadam, RK sir. So let's start our podcast with our guest Mr. Rajendra Kadam. Sir, first question, what is the concept of mathematics? Basically engineers को mathematics ये subject बहुत ही difficult लगता है और काफ़ी लोगों को बहुत ही tough एक phase पास करना पड़ता है। So sir, what is the concept of mathematics और ये engineering में इतना important subject क्यों है? मेरा उसके ऊपर एक सिंपल सा आंसर है कि इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक कैलकुलेशन एक कॉमन पार्ट करता है। एवरीबडी स्कूल लेवल में वो परसेंटेज का कैलकुलेशन करता है। इंजीनियरिंग 11th-12th में उनका कुछ मार्क्स और कंपटीशन और नेक्स्ट लेवल पे जाता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में उनका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। पैसा कितना कमाने का है, कितना बचाने का है, किधर इन्वेस्ट करने का है। So everywhere, every time we are dealing with calculation. Calculation is nothing but the mathematics. Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हर एक जगह पे मैथ्स लगता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातचीत करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी जनरेट होता है तभी वो एक जगह पे जनरेट होता है, वहाँ से एक लोकेशन पे ट्रांसफ़र होता है, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। एंड फिर सब स्टेशन ऐसा एक प्लेस होता है जहाँ से अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कौन से एरिया में कितना लोड देने का है, कौन से वायर से कितना लोड कंडक्ट हो सकता है, दिस इज द जस्ट वन एग्जाम्पल। वैसा ही मैथ्स में भी राइट फ्रॉम ऐसा बोल सकते हैं कि एक एडिशन सब्ट्रैक्शन से लेकर हम लोग जो हाईएस्ट लेवल वाला कैलकुलेशन होता है एंड यूज़र तक हम लोग कैसा उसको सर्विस दे सकते हैं। हर एक स्टेजेस से मैथ्स चालू होता है। तो कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट से लेकर उसको जो सर्विस देने का है वो हर एक चीज़ में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और वो कैलकुलेशन इंजीनियरिंग से मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वही लोग हैं जो एक पिन से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ बनाने में इन्वॉल्व है। और मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि जैसा भी वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है, तो कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लिए, कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन बाकी है, ये कैलकुलेशन करना। अगर सपोज इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़ और हर एक इंसान के घर पे जाने का है और चेक करने का है कि किसका वैक्सीनेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब अगर काउंटिंग करने का है तो कितना सारा टाइम लगेगा, कितना सारा ह्यूमन रिसोर्सेज लगेगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, जिसको हम लोग सैम्पलिंग थ्योरी बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक 100 लोगों का अगर एनालिसिस करेंगे तो 100 लोगों को एनालिसिस से हम लोग है ना 130 करोड़ पॉपुलेशन का बता सकते हैं कि 130 पॉपुलेशन में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल रैंडमली अगर 100 लोगों का हम लोग एनालिसिस किया कि 100 में से कितने लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है, अगर 100 लोगों का अगर ये कंक्लूजन आया कि 100 में से 10% लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है या 50% लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, तो वही रेप्लिकेशन हम लोग 130 करोड़ पॉपुलेशन के लगा सकते हैं, जिससे एक कंक्लूजन आता है कि 130 करोड़ पॉपुलेशन का इतना वैक्सीनेशन हुआ है। तो इसे एक एनालिसिस मिल जाता है। इसमें कम्प्लीटली कैलकुलेशन है और इसमें मैथ्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से देखेंगे कि मैं इसको कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, तो उसके बारे में हम लोगों का अटैचमेंट अच्छा स्टार्ट होता है। वेरी 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 ट्रू सर, वेरी ट्रू। इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बहुत लेंदी होते हैं और काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो ये लंबा सॉल्यूशंस इंजीनियर्स को
रियल लाइफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आगे कहाँ पे काम आता है। और शायद ये सवाल हर इंजीनियर को ये फेज से गुजरते समय आता है कि हम इतना बड़ा सॉल्व कर रहे हैं, 2-2 पेजेस का है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहाँ पे मतलब यूज़ हो सकता है। जैसा मैंने पहले इसमें आंसर दिया कि जैसा मैंने सबस्टेशन का एग्जांपल दिया, ये जब भी एक मेन रिसोर्स आता है, एमएससीबी का हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, उसमें क्या होता है कि अगर सपोज एक जगह पे फॉल्ट हुआ है तो हम लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि अच्छा मेरे एरिया का लाइट गया है लेकिन बाकी एरिया पे लाइट चालू है। इसका मतलब क्या है कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, या मल्टीपल जगह पे हम लोग अगर उसका सर्विस दे रहे तो एट ए टाइम हम लोग एक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बचा सवाल सॉल्यूशन का, अगर हम लोगों के पास अगर लॉजिक है तो कोई सॉल्यूशन लेंदी या डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सेमेस्टर 1-2 में मैथ्स हुआ रहता है, बाकी सब दो साल तक मैथ्स का कुछ उन्होंने देखा नहीं रहता है, उन लोगों का सिचुएशन ऐसा रहता है कि यार इतना बड़ा 2-3 पेजेस वाला आंसर निकालेंगे कैसा। तो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन द मेंटरशिप। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि उनको कौन सिखा रहा है, उनको कैसा गाइड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों को वो 2 पेजेस वाला सोल्यूशन छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है। कभी कभी 4 लाइन वाला सोल्यूशन भी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मेरे केस में देखूंगा, जब भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स आते हैं और देखते हैं कि यार इतना बड़ा सोल्यूशन है, हम लोगों का मैथ्स वीक है, लेकिन 1 महीने में उनका जर्नी ऐसा माइनस से प्लस तक होता है कि उनका 2 पेजेस वाला आंसर वो खुद निकालते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा आंसर निकलने से पहले उनका कंपटीशन, उनका आंसर पहले हो जाता है और उनके बच्चों के बीच में कंपटीशन लगता है कि कौन पहला सॉल्व कर रहा है। सो सॉल्यूशन लेंदी है या छोटा है, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि अपना कंसेप्ट कितना क्लियर है, अप्रोच से समझता है। करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन अहेड। सर, लोगों का एक माइंडसेट तैयार हो रहा है और हो गया है कि अगर हम मार्केट एनालिसिस करें, मार्केट रिसर्च करें, तो लोगों को मोस्टली एक इंजीनियर्स पास आउट होने के बाद एक 8,000 to 10,000 सैलरी वाले इंजीनियर्स आज की डेट में ज़्यादा दिख रहे हैं, और दूसरे साइड में 30-40,000 से स्टार्ट करने वाले इंजीनियर्स कम दिख रहे हैं। सो सर, ये डिफरेंस क्यों है और ये क्यों दिख रहा है हमें प्रेजेंट स्टेट में? मैं इसके बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि वी पीपल अट्रैक्ट मोर इजीली टुवर्ड्स नेगेटिव पार्ट। खराब पार्ट की तरफ हम लोग इजीली अट्रैक्ट होते हैं, या कोई खराब न्यूज़ की तरफ इजीली अट्रैक्ट होते हैं। सो देर आर 10-20% पीपल जिनको 8 से 10,000 सैलरी मिलता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसा है कि जिनको अच्छा सैलरी भी मिल रहा है। और ये 100% डिपेंड करता है कि कितना सैलरी लेने का ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वो एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सैलरी मुझे चाहिए। कैसा रहता है कि इंजीनियरिंग 3 साल का 4 साल का इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा करके आते हैं उनका 3 साल का है, जो फर्स्ट ईयर 12th करके आते हैं उनका 4 साल का इंजीनियरिंग है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग करते टाइम अगर हम लोग खाली परसेंटेज के ऊपर बातचीत करेंगे, सो देयर विल बी जस्ट अ नंबर, एक बड़ा सा नंबर रहेगा कि 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर मिला, कॉलेज का टॉपर हुआ, यूनिवर्सिटी का टॉपर हुआ, 4 लोग अप्रिशिएट करेंगे, कॉलेज भी अप्रिशिएट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जॉब मिलेगा। तो फिर जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि स्टूडेंट खाली वही कर रहा है, उसको खाली पॉइंटर से मतलब है, वो खाली 100% एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो रॉ स्टूडेंट बनता है। भले एकेडमिक्स अच्छा रहेगा, वो रॉ स्टूडेंट करके काउंट होता है। कॉलेज में कंपनी में अप्लाई करेगा तो वहाँ पर उसका कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्या एक्सपीरियंस है, स्किल सेट ही नहीं है। तो जब भी अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आएगा, सपोज मेरा कंपनी है या किसी का कंपनी है, और वो बोलता है कि मुझे 10 पॉइंटर मिला है, तो 10 पॉइंटर का कुछ मतलब ही नहीं है। मैं क्या वो 10 पॉइंटर का उसका मार्कशीट लेके मैं मेरे कंपनी में फ्रेम करके नहीं रखूँगा। मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन अगर तो निकाल सकता है तो फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। यस, देन यू आर एलिजिबल। तो जब भी 8 और 10 का बातचीत होता है तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के पास स्किल नहीं है। अगर स्किल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसा जब भी हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया था तो हम लोगों को ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा था, लेकिन उतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर आज 8 और 10 मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि अपने को कुछ भी मालूम नहीं।
अगर कुछ मालूम नहीं है तो शायद कंपनी में अपने को 1 साल 6 महीना 2 साल रुकना चाहिए, वो एक्सपीरियंस गैदर करना चाहिए, उधर से सब कुछ सीखना चाहिए, वो अपने को ग्रीडीनेस होना चाहिए कि मैं और सीखूं और मैं कुछ नया करूं। तो जब भी वो 8,000 और 10,000 वाला बहुत मेहनत करता है तो वो भी 40-50 के रेंज में जाता है। लेकिन जो लोगों को कुछ इनोवेशंस करने का नहीं है, स्किल डेवलप करने का नहीं है, तो फिर सिनारियो वही है। और फिर मार्केट में बोलते हैं ना कि 8-10 हज़ार का जॉब है। दिस इज विथ दो स्टूडेंट जो लोग ने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया। तो मेरा सब लोगों को एकदम सीधा सजेशन है कि एकेडमिक्स 50%, अभी तो मैं लेक्चर में भी बोलता हूँ, एकेडमिक्स 50% और स्किल डेवलपमेंट 50%। भले उधर तुम लोगों को 10 पॉइंटर नहीं है, 8 पॉइंटर है, 7 पॉइंटर है, बिलो 7 तो नहीं चाहिए, 8, 9, 10 कुछ भी चलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम तुम लोग कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, मैं ये डेवलप कर रहा हूँ और मुझे ये आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर IT वाला स्टूडेंट है और लैंग्वेजेस का उनके दिमाग में रहता है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक खाली यही सोचता है कि मुझे लैंग्वेज सीखने का है, कौन सा लैंग्वेज सीखने का, उसको स्किल कैसा डेवलप करने का, उसका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट क्या होता है, ये उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। तो बस खाली वो बोलते रहते हैं कि करने का 4 साल कभी खत्म होता है मालूम नहीं पड़ता है। एंड फिर अगेन मैंने जैसा बोला कि रॉ स्टूडेंट बाहर निकलता है, ही हैज़ टू गेट 10,000 और 8,000, और मैं बोलता हूँ कि उससे भी कम मिलेगा फिर अगर कुछ भी नहीं है तो जो भी अपना जर्नी है 3 साल का 4 साल का, उसमें अपना माइंड फिक्स होना चाहिए कि 4 साल घिसो, 40 साल एंजॉय करो। अगर 4 साल में हम लोग ने कुछ रिमार्केबल अचीव किया है, स्किल अचीव किया है, तो हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये दुनिया अभी फास्ट ग्रो हो रहा है, सब जगह पे टेक्निकल लोग चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि इंजीनियरिंग का डिमांड पिन से लेकर एरोप्लेन बनाने तक सब हर जगह पे है। तो 8-10 वाला वो नेगेटिव पार्ट छोड़ के हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि देयर आर सम पैकेजेस, लाइक अभी कोल्हापुर में KIT कॉलेज है, उसमें एक स्टूडेंट को 41 लाख का पैकेज मिला। 41 लाख, अमृता करंडे, अभी 41 लाख का पैकेज मिला है, वो भी प्लेसमेंट के थ्रू, कॉलेज प्लेसमेंट। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी ऑप्शंस है दुनिया में कि 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक का पैकेज मिलता है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड देयर उनका इच्छा शक्ति कि मुझे किधर तक जाने के। नहीं तो फिर हम लोग जस्ट इंजीनियरिंग कर रहे तो फिर ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं है। वही है कि इंजीनियरिंग, अगर आप एक बार आ गए इंजीनियरिंग में तो आपको थोड़ा सा एक एनालॉजी करके लेना है 4 सालों का, कि आपको कहाँ पे मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है। वो सब्जेक्ट फर्स्ट से अगर अर्ली स्टेज से हम बिल्डअप करना शुरू करें या हम लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, तो वो हमें डेफिनेटली जब हम पास आउट होते हैं तो उसका हमें करेक्ट उसका फ़ायदा होना ही होना है। करेक्ट। Yes. Okay. So moving forward, we'll move on to our next question. So, sir, what are your thoughts on personality building and presentation skills, also as important factor for development of an engineer? क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो छोटे गांव से आ रहे हैं, छोटे टाउन से आ रहे हैं, उनमें एक्सलेंट टेक्निकल नॉलेज है, दे आर ब्रिलियंट इन टेक्निकल नॉलेज, बट कहीं तो एक प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी का एक बैरियर खड़ा होता है जब वो मेन स्ट्रीम में आते हैं। सो उसकी वजह से वो कहीं तो बैकफुट पे रहते हैं और उनका अपॉर्चुनिटी थोड़ा डिले हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। सो सर, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मेरा इसके ऊपर एक सिंपल सा आंसर है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना हम लोग अगर प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को, जो चीज़ लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट आता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ मेरे पास क्या टैलेंट है, अगर मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब सामने वाले को नहीं समझेगा कि मेरे दिमाग में क्या चालू है। तो एक तो स्किल है, लेकिन उसके साथ में पर्सनैलिटी भी मैटर करता है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग। एक चीज़ मुझे हमेशा बोलने का है कि तुम लोग छोटे से गांव से रहोगे या सिटी से रहोगे, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? एक तो तुम लोगों का सबसे पहला कॉन्फिडेंस चाहिए। राइट, वेरी ट्रू। कॉन्फिडेंस के लिए कुछ ऐसा खास स्किल का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कुछ प्रेजेंटेबल थिंग्स है, जैसे हम लोग जो बातचीत करने का तरीका है, तुम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल होगा। हाँ, कम्युनिकेशन के बारे में
कुछ पता रहना चाहिए कि हाउ 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 वी शुड स्टार्ट। और मैं बोलूँगा कि जैसा हम लोग बातचीत करते हैं सामने वाले के साथ वैसा अपना डेवलपमेंट होता है। राइट। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर मेरे आजू बाजू में अगर सब एक ही लैंग्वेज में बोलने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज में बोलने वाले लोग हैं, तो मेरा हिंदी मस्त होने वाला है। या अगर मेरा कोई दूसरा लैंग्वेज है तो वही लैंग्वेज में बोलने वाले लोग अगर मेरे आजू बाजू में रहेंगे तो वैसा ही मेरा बातचीत होगा और उनके साथ ही मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का है या मुझे कुछ पर्सनैलिटी डेवलप करने का है तो मैं ऐसे लोगों को देखूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या इधर उधर ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग दिखते रहते हैं। यस यस। अगर मैं उनको देखता और मैं उसके जैसा बनने का ट्राई कर रहा हूँ तो ऐसे में 50 लोगों को देखूँ जो लोग उनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, वो लोग बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, वो लोग प्रेजेंट अच्छा करते हैं, प्रेजेंटेशन का भी कुछ पॉइंट्स होता है कि ये प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन लाइकवाइज। तो अगर ये छोटा छोटा चीज़ अगर उन लोग ने किसी से अडेप्ट किया या कि इधर तुम लोग ने देखा किसी को फॉलो किया, देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो क्या बोलते हैं कि हमेशा लोगों के सामने आते हैं। सेलिब्रिटी हुआ या कोई टेक्निकल फील्ड का कोई इंसान रहेगा जो प्रेजेंट करता है, जैसा अभी सुंदर पिचाई है जो जब भी कुछ लॉन्च होता है तभी उनका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, हाउ ही स्टार्ट्स, हाउ ही प्रेजेंट्स, क्या क्या बॉडी लैंग्वेज है। हम लोग जनरली एक्सपेक्ट करते कि अभी हम लोग सूट बूट में जाए, टाई भी पहन के जाए, लेकिन मैंने कभी कभी देखा है उनके लॉन्चिंग इवेंट में वो लोग टी शर्ट वी शर्ट पहन के आते हैं। दे आर क्या बोलते हैं एकदम आराम से वो लोग आते हैं और जो उनका थॉट है वो लोगों के सामने ज़बरदस्त प्रेजेंट करते हैं एंड पीपल उसको एडमायर करते हैं रदर देन योर कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाने के लिए हम लोगों को वो लोगों को देखना चाहिए जो लोग ऑलरेडी एक अलग लेवल पे है, जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं और हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग ट्राई करेंगे उसको डे बाय डे इम्प्रूव करने का। मतलब मैंने तो सीखा है लेकिन मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, सो इट विल नॉट वर्क अगेन। तो प्रोफेशनलिज्म और वो स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। मतलब भले आप गांव में रहते हो, इंटरनेट फैसिलिटी है, यूट्यूब है, तुम लोग किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर तुम लोग कोई टिकटॉकर को देख रहे हो तो उसके जैसा तुम लोगों का माइंडसेट बनेगा। तो एवरी फील्ड हैज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों का आइडल कौन है, तुम लोग किसको फॉलो करो, दैट मैटर्स। और उसके जैसा हम लोग बनने का ट्राई करते हैं। राइट। तो प्रोफेशनलिज्म और स्किल ये काम का चीज़ है। राइट। ये 4 साल के फेज में इंजीनियरिंग सिर्फ हमें टेक्निकल नॉलेज या जो हमें नॉलेज इंजीनियरिंग से आ रहा है वही काफ़ी नहीं है। नहीं। मार्केट में अगर प्रेजेंट होना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अगर कोई शॉप के बाहर अगर छोटा सा चीज़ देखते हैं, कोई ड्रेस है या जो भी है, वो एक नॉमिनल अमाउंट में मिलता है, एकदम छोटे अमाउंट में मिलता है। लेकिन वही अगर अंदर शोरूम में जाएंगे ना, सपोज 500 का ड्रेस अगर बाहर मिल रहा है तो वही उधर 5000 के आगे चालू हो जाता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन। और कुछ 1-2% एक्स्ट्रा वर्क काम कुछ किया रहेगा उसके ऊपर, लेकिन कितना टाइम उसका वैल्यूएशन बढ़ा है। सो दिस इज समथिंग, अगर अपना वैल्यू अपन नहीं बढ़ाएंगे तो लोग अपना वैल्यू कैसा बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपन लोग खुद को प्रेजेंट करके खुद का वैल्यू बढ़ा सकते हैं और दैट इज समथिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। वेरी वेल सेड सर। एंड ये नीड है अभी 21st सेंचुरी का। सो वेरी ट्रू सर। मूविंग अहेड सर you are also very successful entrepreneur. You are a founder of Arcademy application which is available on Google Play Store. ये इंजीनियरिंग सेक्टर और साइंस स्ट्रीम का एक पैकेज है, एक एप्लीकेशन है जिसमें हर फील्ड कवर्ड है। एंड यू आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन मुंबई स्पेशली फॉर योर वैष्णवी एकेडमी क्लासेस जो ऑफलाइन रह रहे थे। So sir, tell us about your vision and goals in starting this application and your academy. And sir, what is Vaishnavi Academy and Arcademy right now? क्या होता है कि जो सिचुएशन किसी ने एक्सपीरियंस किया है, अगर वो अगर दिमाग में फिट है और वो अगर एक्सपीरियंस हम लोग भविष्य के लिए लगा सकते हैं तो दैट इज़ ग्रेट। तो मैंने जैसा इंजीनियरिंग किया, आई एम जस्ट मैं बोल सकता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट। जब भी वो सीखने के टाइम पे मैं देख रहा था कि यार ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ पार्ट ऐसा था कि हम लोग ने पूरा रट्टा मार के पेपर क्लियर किया, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा था।
तो सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट था कि यार समझ में नहीं आ रहा, सामने टीचर क्या बोल रहा है, वो उनके हिसाब से अच्छा बोल रहा है लेकिन अपना लेवल ही नहीं है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका डिलीवरी मस्त है लेकिन हम लोग उधर तक पहुंच नहीं रहे। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट अगर कुछ समझना चाहता है और अगर उसका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है तो उसका कभी अटैचमेंट होगा ही नहीं, फिर इंजीनियरिंग या कोई भी तुम लोग पढ़ते रहोगे तो उसका कुछ मज़ा ही नहीं है। तो जैसा मेरा इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ, मैंने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में सीखाने का स्टार्ट किया। जब भी सिखाता था तो मैं कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स सिखाता था, मतलब हर लेक्चर में 5 एग्जाम्पल्स मैं प्रैक्टिस करके देता था, वही सिखाता था। और ये मैं 1 साल किया, दूसरे साल किया, तीसरे साल किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आई रियलाइज़ कि मुझे ये थोड़ा थोड़ा आता है। आज भी मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं हूँ। जो भी चीज़ मुझे आता है मैं अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ। जैसे हम लोग ने प्रीवियस वाले इसमें बोला कि प्रेजेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ यू डिलीवर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ मैंने सिखाने का स्टार्ट किया और 2010 में 3 स्टूडेंट्स से जर्नी स्टार्ट किया वैष्णवी एकेडमी के नाम से। 3 स्टूडेंट्स, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि धीरे धीरे हम लोग उसमें आगे जा सकते हैं। तो 3 स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया, फिर 3 स्टूडेंट्स ने इतना पब्लिसिटी किया कि वही 2-3 महीने के स्पैन में 60 स्टूडेंट्स आया और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। 2010 में पहला ब्रांच था, 2015 तक 3 ब्रांचेस हुआ और वो 3 स्टूडेंट्स का 6000 स्टूडेंट्स तक है। लेकिन क्या है कि कुछ विजन के साथ चलना चाहिए। राइट। तो अपना विजन ये है कि एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से हर एक स्टूडेंट को सक्षम बनाने का। सो दिस इज समथिंग नोबल वर्क जो हम लोग कर सकते, मतलब टीचर लोगों के हाथ में है कि उसको कैसा मेंटर करने का और कैसा डिलीवर करने का जिससे वो बच्चे का भविष्य हो सकता है। तो विजन क्लियर है कि शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को सक्षम बनाने का है। तो मैं मुंबई रीजन में सिखा रहा हूँ और मुंबई रीजन में ऑलमोस्ट 70-80% लोग अपने पास सीख के जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए खाली मुंबई एक ही प्लेस नहीं है ना, पूरा महाराष्ट्र है, पूरा इंडिया है। तो अगर लोगों तक पहुंचने का है तो फिर कैसा पहुंच सकता हो। सो 2017 के एंडिंग में हम लोग ने कुछ प्लान किया कि यार हम लोग ऐसा कुछ सोचना चाहिए जहाँ पर हम लोग हर एक स्टूडेंट तक अपना क्वालिटी पहुँचा सकते हैं, हर एक स्टूडेंट को मेंटरशिप दे सकते हैं, हर एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि इंजीनियरिंग ईजी है, खाली तुम लोग देखने का नज़रिया चेंज करो। सो वी स्टार्टेड आरकेडमी एप्लीकेशन। पहले वैष्णवी एकेडमी से जो ऑफलाइन क्लासेस चलता है वो आज भी चलता है और वो चलाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लेना नहीं पड़ता है। मेरा एक स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है। मतलब एक स्टूडेंट को जब हम लोग सिखाते हैं तो 100% बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 स्टूडेंट्स को वो बोलता है और भेजता भी है। तो ऑफलाइन वाला पार्ट चल रहा है और लाइफ टाइम चलेगा क्योंकि एक रिलेशन बिल्ड होता है। दिस इज मैं लेक्चर में भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि दिस इज द रिलेशन बियॉन्ड मैथ्स, दिस इज द रिलेशन बियॉन्ड प्रोफेशन। क्योंकि लेक्चर में खाली मैथ्स नहीं होता है, और भी कुछ होता है। उनका मोटिवेशन सेशन होता है, उनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए इसके ऊपर बातचीत होता है। तो एक अलग अटैचमेंट होता है। इसके वजह से ऑफलाइन तो चल रहा है, मस्त चलेगा भविष्य में भी। लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए वी हैव स्टार्टेड आरकेडमी एप्लीकेशन, आरकेडमी इन 2018। 17 में दिमाग में थॉट आया, हम लोग ने उसका आइडिया वैलिड किया कि ये चलता है क्या, लोगों को पसंद आता है क्या। तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो अलग अलग सिटी में रहते हैं उन लोगों का फीडबैक लिया, उनको अच्छा लगा कि यार पूरा सिलेबस अच्छे टीचर के माध्यम से वो अपने मोबाइल पे 100% सिलेबस अपने पॉकेट में है और कभी जो चाहिए वो चैप्टर कितनी भी बार देख सकते हैं। तो वो जो आइडिया दिमाग में है 2018 का, उसको हम लोग ने ये 2-3 साल में थोड़ा और पॉलिश करके और कंटेंट डाल के लोगों तक पहुंचाने का ट्राई किया और ट्राई कर रहे हैं। और अभी तक 1.5 लाख स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट हुआ है। 1.5 लाख स्टूडेंट्स को डिप्लोमा हो गया है, डिग्री फर्स्ट ईयर हो गया है। मैं तो बोलता हूँ कि डिग्री फर्स्ट ईयर का कोई भी कॉलेज का, कोई भी यूनिवर्सिटी का, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट रहेगा तो उसको एक्सेस कर सकता है। इतना कंटेंट हम लोग ने उसमें डाला हुआ है। तो एक छोटा सा इंटेंशन ऐसा है कि यार बच्चों को पढ़ाई के टाइम पे वो जो जर्नी है ना वो स्मूथ होना चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए हम लोग ने ये आरकेडमी एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया। और मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ द नेक्स्ट जर्नी, ये फ्यूचर है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इसमें सब लोग ऑनलाइन, कोविड वाले सिचुएशन में सब लोग ने ऑनलाइन वर्ड सुना है। हर एक इंसान को मालूम है ऑनलाइन क्या होता है।
क्वारंटाइन, ये ऐसे वर्ड्स जो जिनका एजुकेशन नहीं हुआ है, जिनका एज 70-80 है, गांव में मैंने सुना कि क्वारंटाइन करना पड़ेगा तुम लोग उधर मुंबई से आए इधर उधर से, तो ये वर्ड अभी सब लोगों को पता हो गया है। तो अगर दुनिया पूरा ऑनलाइन हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि मुंबई वाले रीजन में क्यों रिस्ट्रिक्ट होने का, तो बाहर जाते तो पूरा महाराष्ट्र का नहीं, कुछ टाइम के बाद में इंडिया में जितना इंजीनियरिंग का कॉलेजेस है, हर कॉलेज को हम लोग सर्व कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वही आगे पीछे रहता है, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं है। तुम लोगों का विजन ये है कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचने का है और उसको इंजीनियरिंग इजी है या इंजीनियरिंग में हम लोग अच्छा कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, ये उनको रियलाइज़ करके देने का है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट। और मैं बोलूँगा कि आरकेडमी या डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग हर जगह पे पहुँच रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक जरिए है और हमें उसके साथ चलना ही चाहिए। जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाता है तो उसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया करके। जो एप्लीकेशन है आरकेडमी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, दोज आर इंटरेस्टेड एक बार ज़रूर देखना चाहिए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिस्ट्री? इतिहास किस प्रकार हमें मोटिवेशन या इंस्पिरेशन दे सकता है टू अचीव आवर गोल्स? मेरा एक स्टेटमेंट मैं लेक्चर में बोलता हूँ, एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट नहीं है, किसी ने पहले बोला रहेगा वही मैं रिपीट करता रहता हूँ। उधर अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उधर नहीं लेना चाहिए। वो स्टेटमेंट मेरा नहीं, लेकिन वो स्टेटमेंट सबके दिमाग में रहना चाहिए कि इतिहास भूलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते और इतिहास बनाने वाले कभी इतिहास नहीं भूलते। राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपने इतिहास में इतने बड़े बड़े वॉरियर्स होके गए, राइट फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इतने सारे वॉरियर होके गए, तो वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि कितना भी टाइम खराब रहे, अगर हम लोगों का फाइट करने का अगर एटीट्यूड है तो हम लोग 100% जीत सकते हैं। विल पावर मैटर करता है। फिर तुम लोगों का वो क्या बोलते हैं कि लोगों को एक साथ रखने का, जिसको लीडरशिप बोलते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी वहाँ से समझ में आता है कि दे स्टार्टेड विद 3-4 पीपल, और फिर इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने का, खाली एम्पायर क्रिएट ही नहीं करने का, उसको मेंटेन भी करने का विद कॉन्फिडेंट, और ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ। तो जब भी हम लोग ये इतिहास पढ़ते हैं या इतिहास हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं, तो मुझे ये बताने का है सबको कि एक अंदर से एक क्या बोलते हैं कि इच्छा क्रिएट होता है अंदर से, हम लोगों को एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि यार मैं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। अगर वो लोग इतने खराब कंडीशन में, जब भी रास्ते का कुछ आता पता नहीं था, इतने बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के उधर दूसरी जगह पे जाके बैटल खेल के वापस आने का, कंटिन्यूस हॉर्स पे राइड करके इतना दूर जाने का, फिर उधर जाके बैटल खेलने का, तो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन उनके टाइम पे था, फिर भी उन्होंने हिस्ट्री बनाया। तो अपने पास तो सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, खाली अपना जो इच्छा शक्ति है ना, वो अपना डिपेंड करता है कि हम लोगों को किधर तक लेके जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि हम लोग रीजन्स बनाते हैं कि यार मुझे टैबलेट चाहिए, टैब चाहिए, लैपटॉप चाहिए या अच्छा मोबाइल चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन करने के लिए उस टाइम किधर मोबाइल था, फिर भी उनका इंटेलिजेंस इतना फास्ट था कि जो इन्फॉर्मेशन जिसकी तरफ पहुंचने का है या किसी का इन्फॉर्मेशन लाने का हो सकता था या होता था। आज हम लोगों के पास मोबाइल आया है, हम लोग एक फ़ोन करके किसी का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उस टाइम तो कुछ था ही नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी भले ही आज हुआ रहेगा, आज लोगों का लाइफ आसान करता रहेगा, लेकिन उस टाइम भी लोग अपना काम कर रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट गिविंग एनी रीजंस, अगर हम लोग अपने पास जितना एसेट्स है, जितना जो कुछ अवेलेबल है, मैं बोलता हूँ कि भगवान ने हम लोगों को जिंदा रखा है, यही सबसे बड़ा एसेट है। अगर हम लोग ये अगर 100% अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, अच्छे डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हैं, तो वी कैन मेक हिस्ट्री। तो मैं बोल रहा हूँ कि सब लोगों ने अपने लाइफ में जितना जल्दी ये इतिहास पढ़ सकते हैं उतना जल्दी पढ़ना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि हर साल एक बार तो पढ़ना चाहिए। एक 15-20 दिन का काम है या 1 महीने का काम है, वो एक बार रिवाइंड हो जाता है, फिर 1 साल भर का हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। वी विल अगेन फाइट, विल अगेन स्टैंड, अगेन विन। ये सिचुएशन जो मुझे लगता है ये सब लोगों के इसमें होना चाहिए। और मैं स्पेशली मेरा बताता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका मैं हर साल एक बार पढ़ता हूँ।
ये कोविड वाला सिचुएशन था, सब लोगों को ऐसा लगा कि अरे भी कुछ चालू होगा कि नहीं होगा, रे क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। उस टाइम मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि जब भी खराब टाइम होता है तभी अपने पास ऑप्शन भी होता है। जैसा शेयर मार्केट का टाइम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मार्केट गिर गया, अभी नुकसान हो गया। कुछ लोग ऐसा बैठे रहते हैं कि अभी मौका है, अभी टाइम है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग, ये लॉकडाउन वाले सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि यार अभी सब लोगों को ऐसा लग रहा था अभी क्या है, मार्केट कभी चालू होगा कुछ आइडिया नहीं है। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी नया किधर एक्सप्लोर करें, अभी और किधर पहुँचे। ये लॉकडाउन वाले सिचुएशन में हम लोग ने ट्राई किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचने का। ऑनलाइन ही चल रहा था, पुणे यूनिवर्सिटी को सिखाने का, मुंबई यूनिवर्सिटी को सिखाने का, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुँच सकते हैं दैट इज़ बेटर फॉर अस, और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों के दिमाग में फाइटिंग वाला स्पिरिट है तो हम लोग आगे हर सिचुएशन में खड़ा रह सकते हैं। और फाइटिंग वाला स्पिरिट ऐसा चाय पानी पी के नहीं आता है। वी शुड गो थ्रू द हिस्ट्री, वी शुड कीप समवन एज एन आइडियल पर्सन फॉर अस। और मुझे लगता है कि वो हम लोगों को रोज़ देखकर अपना दिन स्टार्ट होना चाहिए, और हम लोग रोज़ ऐसा बोलना चाहिए आज इतिहास बनाने का है, और इतिहास 100% बनेगा। सर, प्रेजेंट टेंस में इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है और अगले 10 साल में इंजीनियरिंग को क्या स्कोप आने वाला है? क्योंकि जो अभी इंजीनियरिंग ले चुके हैं और जो इंजीनियरिंग लेना सोच रहे हैं, तो उनका अप्रोच और क्या माइंडसेट होना चाहिए इंजीनियरिंग को लेके अर्ली स्टेज से, और अभी जो परस्यू कर रहे हैं उन्हें भी। जैसा मैंने पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस में बोला था कि नेगेटिव पार्ट लोग इजीली अट्रैक्ट करते, इजीली एक्सेप्ट करते। तो इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है ऐसा जो लोग सुनते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा गलत सोचा है। दूसरा चीज़ कि जब भी लोग बोलते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं उल्टा सोचता है। मुझे लगता है यार वो नहीं कर सकते इसका मतलब मैं नहीं कर सकता, वैसा थोड़ी है, मैं तो कर सकता है। तो जो लोग इंजीनियरिंग में फ़िलहाल है, जैसा मैंने बोला कि उनका 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, जितना भी टाइम बचा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, दे हैव टू वर्क ऑन देयर स्किल्स, देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सो दैट हम लोग सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं कि व्हाट वी हैव। जो लोग इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, तुम लोग रिलैक्स रहो। फ्यूचर इंजीनियरिंग वाले लोगों का ज़बरदस्त है। खाली जो भी तुम लोग छोटा मोटा अफवाह सुनते रहते हो, इधर सुनते रहते हो कि इतना सीट्स वैकेंट है, अरे ये इंजीनियरिंग का परफॉर्मेंस कम है, कम सैलरी मिलता है, दिस इज़ समथिंग, मैं बोलता हूँ कि एक अफवाह है। तुम लोगों का अगर इच्छा है, तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ मिरेकल करना चाहता हूँ, तो इंजीनियरिंग इज़ बेस्ट। Let's move on to the final segment of the podcast and सर एक क्वेश्चन है, क्या एनी स्कॉलरशिप प्लान है फ्रॉम अकेडमी, और अगर है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उस स्कॉलरशिप के लिए, और किन्हें ये एप्लीकेबल होगा? मैं बता रहा हूँ कि जो अपना विज़न है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सक्षम बनाने का, हर एक स्टूडेंट तक पहुँचने का है। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कैलिबर अच्छा है, जिनको पढ़ने का इच्छा है, लेकिन कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फाइनेंशियल इशू की वजह से वो लोग वो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि हर साल कम से कम 2 स्टूडेंट्स का एजुकेशन का जिम्मेदारी ले। लेकिन ये करते टाइम देयर माइट बी नंबर ऑफ पीपल जो लोग अप्लाई करेंगे कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। उसमें से कुछ सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग रन करेंगे जिसमें उनका फाइनेंशियल कंडीशन होगा, उनका जो एकेडमिक्स के बारे में सोच है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब करके अगर हम लोग 2 स्टूडेंट्स को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो 2 स्टूडेंट्स का पूरा इंजीनियरिंग का या उसके एजुकेशन का जिम्मेदारी हम लोग उठाने वाले हैं। सो दिस इज़ समथिंग वी आर प्लानिंग, और ये हम लोग ने अभी स्टार्ट भी किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने एक मुँह के वजह से अगर किसी का भविष्य बन सकता है तो दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल। और ये हम लोग मैं बोल रहा कि एक जैसा मैंने बोला कि लोगों को शिक्षा के माध्यम से जो हम लोग एम्पावर कर रहे हैं वो एक नोबल काम है और वो करते रहना चाहिए। जब भी हम लोग किसी को हेल्प करते हैं तो उसके दिमाग में भी आता है कि मैं और 10 लोगों को हेल्प करूं। सो ये चेन चालू रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने कुछ इनिशिएटिव लिया है एंड दिस इज़ समथिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिससे हम लोग बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में नीड है
पर कहीं ना कहीं रिसोर्सेस या कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पीछे रह रहे हैं. सो ये आपका बहुत ही बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा उनके लिए. So saying this, we'll end our podcast. We had a good time with our guest, Mr. Rajendra Kadam sir. So please like, share and subscribe to my channel and stay tuned for the next video.